नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु घंटाल में। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, चकाचक होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम 1813 के चार्टर एक्ट को पढ़ेंगे। आप लोगों को याद होगा 1793 में चार्टर एक्ट आया था। उसके बाद 20 साल बाद फिर से चार्टर एक्ट आता है 1813 का। The British Parliament passed the Charter Act 1813 which significantly altered the governance and trade practices of the East India Company in India। 1813 का चार्टर एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया, जिसने हिंदुस्तान के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड प्रैक्टिसेस को, उनके गवर्नेंस को ऑल्टर्ड किया, मतलब चेंज किया। और सच कहूँ तो उसको चेंज करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए ही 1813 का चार्टर एक्ट लाया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। सबसे इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट हैं जो मैं आपको जिस पर गौर करने को कहूँगा। सबसे पहला पॉइंट, एंड ऑफ मोनोपोली ट्रेड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की ख़त्म कर दी गई। 1813 से पहले तक भारत में ट्रेड करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का था, लेकिन इस मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया कंपटीशन को बढ़ाने के लिए इंडियन मार्केट में। ठीक, या आप ये कह सकते हैं, अंग्रेज़ वैसे एक दोहरी नीति की तो बात करते ही थे। असल में ईस्ट इंडिया कंपनी इतने घाटे में जा रही थी, इतना खतरनाक लेवल पे करप्शन हो रहा था, तो ब्रिटिश की पार्लियामेंट ने सोचा कि यार कुछ भी करके इनकी पावर को कम करना पड़ेगा, तभी इनके होश ठिकाने आएंगे। इसीलिए एक रीज़न ये भी था। बाकी ये कहना कि हिंदुस्तान के अंदर कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए अब हम लोगों ने इनकी मोनोपोली ख़त्म कर दी इस चार्टर एक्ट के अंदर। हाँ, हालांकि 2 चीज़ में इनको मोनोपोली अभी भी थी। चाइना के साथ ट्रेड करने में इनके पास मोनोपोली थी, और टी ट्रेड मतलब चाय के व्यापार के लिए इनके पास मोनोपोली थी। शेयर होल्डर डिविडेंड। Shareholders of the East India Company were guaranteed a dividend of 10.5% on the revenue generated from India। भारत से जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक, उसका 10.5% डिविडेंड के तौर पर शेयर होल्डर को देने का वादा किया गया इस चार्टर एक्ट के अंदर। Retention of territories and revenue. The act stipulated that the company would continue to possess territories and collect revenue for another 20 years। इस चार्टर एक्ट ने और 20 साल कंपनी को ये अधिकार दे दिया, ये कह सकते हैं कंपनी को अलाउ कर दिया कि आप हिंदुस्तान में व्यापार कर सकते हैं, ठीक, टेरिटरीज़ को पजेस कर सकते हैं, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन के साथ बिना गद्दारी किए, गद्दारी चलबे ना। दिस वॉज द फर्स्ट स्पेसिफिक डिक्लेरेशन ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इन इंडिया। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट को पहला स्पेसिफिक डिक्लेरेशन कहा जाता है ब्रिटिश टेरिटरीज़ का भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। मतलब ये कह सकते हैं एक तरह से ये ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बताना चाहते थे कि बेटा सर्वे सर्वा हम ही हैं, तुमको हम सिर्फ व्यापार करने भेजे थे, तो हमसे गद्दारी मत करना। ठीक, नाउ तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, एंड ऑफ मोनोपोली ट्रेड, पहली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल की पावर को और एक्सपांड कर दिया। वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अंडर बनाई गई थी, जिसमें 6 मेंबर्स थे, ओके, जिसका चेयरमैन सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया हुआ करता था, ठीक है, और इन सबकी नियुक्ति, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने मेंबर हैं उनकी नियुक्ति क्राउन के द्वारा किया जाता था। इसकी पावर को बढ़ा दिया गया चार्टर एक्ट 1813 के अंडर। द एक्ट फर्दर एक्सपांडेड द पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ग्रांटिंग इट इंक्रीज अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर इनकी अथॉरिटी को और बढ़ा दिया गया, या कह सकते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये पावर दे दी गई कि बेटा तुम ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी अफेयर्स वगैरह हैं, जो भी ये काम वगैरह करते हैं, उनको तुम कंट्रोल कर सकते हो, उनको तुम ऑथराइज कर सकते हो, उनसे तुम सवाल जवाब पूछ सकते हो। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जिसके ऊपर क्वेश्चन बना है, प्रमोशन ऑफ लिटरेचर, लर्निंग एंड साइंस। 1 लाख रुपए अलोकेटेड किए गए एनुअली इस चार्टर एक्ट के अंडर हिंदुस्तान के लिए फॉर द प्रमोशन, रिवाइवल एंड एनकरेजमेंट ऑफ लिटरेचर, लर्निंग एंड साइंस अमंग द नेटिव पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इस चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत ये कहा गया कि 1 लाख रुपए पूरे साल भर में दिए जाएंगे हिंदुस्तान के अंदर प्रमोशन, रिवाइवल और एनकरेजमेंट किस चीज़ का, लिटरेचर, लर्निंग और साइंस के प्रमोशन के लिए, उनकी रिवाइवल के लिए, उनके एनकरेजमेंट के लिए। एंड दिस प्रोविजन हाईलाइटेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट इन सपोर्टिंग एजुकेशन। ठीक, इस चार्टर एक्ट ने ये हाईलाइट किया कि स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए। तो ये सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था।
parliamentary oversight, regulation made by the Council of the Madras, Bombay and Calcutta were required to be presented before the British Parliament, establishing a mechanism for parliamentary oversight. ठीक है दोस्तों, अभी तक क्या था कि जो मद्रास, बॉम्बे और बंगाल में जो भी रेगुलेशंस वगैरह बनाए जाते थे इनके काउंसिल्स के द्वारा, ठीक, वो वहाँ पर मान्य हो जाता था। ठीक है, लेकिन कहा गया कि बेटा अब तब तक मान्य नहीं होगा, पहले तो जो भी रेगुलेशन बनाओगे किसी भी काउंसिल के द्वारा, चाहे वो मद्रास के द्वारा बनाई गई हो, बॉम्बे के द्वारा बनाई गई हो, कलकत्ता के द्वारा बनाई गई हो, पहले ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाएगी, हम जैसा बताएंगे वैसा होगा। सेपरेट अकाउंटिंग, इस एक्ट ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके दो सेपरेट अकाउंट बनाए, एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन के, दूसरा टेरिटोरियल रेवेन्यूज़ के, कि जो तुम पैसा कमाते हो, कमर्शियल ट्रांजैक्शन मतलब ये जो ट्रेड करके जो तुम पैसा कमाते हो उससे जो पैसा आता है उसका अकाउंट अलग मेंटेन करोगे, और जो रेवेन्यू तुम कलेक्ट करते हो टैक्स के तौर पर जो तुम रेवेन्यू कलेक्ट करते हो, टेरिटोरियल रेवेन्यूज़ का अकाउंट अलग होगा, और इसमें ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी। और ये सारे रिकॉर्ड जाते थे ब्रिटेन, चेक किया जाता था कहाँ से कितना पैसा आया, कहाँ को कितना पैसा गया। और थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्रिश्चियन मिशनरीज़ को भारत के अंदर परमिट कर दिया गया। क्रिश्चियन मिशनरीज़ वर परमिटेड टू कम टू इंडिया, ताकि वो अपने रिलीजन को यहाँ प्रीच कर सकें और जो क्रिश्चियनिटी है उसको बढ़ावा दे सकें। एक तरह से आप ये कह सकते हैं अंग्रेज़ों ने ये चाल इसलिए चली थी ताकि क्रिश्चियन लोग भारत आएँ, यहाँ की लड़कियों से शादी करें, पॉपुलेशन बढ़ाएं और अपना दबदबा बढ़ाएं। ठीक, इनका मेन एजेंडा यही था क्रिश्चियन मिशनरीज़ को परमिशन देने का। तो ये जो मेन 3 पॉइंट थी, एंड ऑफ मोनोपोली, दूसरा प्रमोशन ऑफ लिटरेचर, लर्निंग एंड साइंस, 1 लाख रुपए हर साल दिए जाएंगे, एंड तीसरा परमिशन फॉर क्रिश्चियन मिशनरीज़। ये 3 ऐसे पॉइंट हैं जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है इस चार्टर एक्ट के अंदर, इनके ऊपर सवाल भी पूछे गए हैं। तो उम्मीद है चार्टर एक्ट 1813 आप लोगों को क्लियर होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए।